Hello everyone, good evening to all. Today we are going to discuss about English language. My today's class is on intro class. Before starting my class, I want to tell you something. हमने ये जो क्लास शुरू की है इसका एक पर्पज है, हमने ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, इसको विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उनकी जो भाषा है उनको और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि आज हम देखें तो वर्तमान में पूरा विश्व है वो एक ऐसे वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया है। पैंडेमिक होता है ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल रही हो। आज से लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोग इससे पॉजिटिव हैं और अभी जो केसेज हैं वो स्टेबल नहीं है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। बात करें भारत की तो भारत में आज की कंडीशन ऐसी है कि लगभग 2,10,000 पीपल आर पॉजिटिव एंड मोर देन 6 लाख पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो हमने ये जो डिसीजन लिया है वो अपकमिंग टाइम को देखते हुए सोचा है। हमारी जो क्लास होगी वो इंट्रो क्लास होगी और वो इंट्रो क्लास होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज की होगी। इंग्लिश कोई भी भाषा है, भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। उसकी बेसिक जो एंटिटीज होती हैं वो बेसिक एंटिटीज का ज्ञान होना जरूरी है और बेसिक एंटिटीज को समझने के लिए उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी बुक लेते हैं या कहीं से भी जो भी हमारे पास जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को मगअप सिस्टम से क्या करते हैं, लर्न करते हैं और या उसको मगअप करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक पीरियड ऑफ टाइम हम उसको धीरे धीरे क्या होते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग से ब्लर हो जाती हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखें और उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसकी सबसे जो बड़ी बेसिक एंटिटी होती है उसको हम साउंड कहते हैं। देखिए, साउंड एक ध्वनि होती है। अब ये ध्वनि होती है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? पुराने ज़माने में जब लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होता था, शब्दों का ज्ञान नहीं होता था, उस समय लोग क्या करते थे, एक दूसरे को बुलाने के लिए, कुछ अपने जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे को बताने के लिए कुछ ऐसे कोड वर्ड्स होते थे उनके पास या ऐसे कुछ इंडिकेशन होते थे जिनको वो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, जनरेशन अपडेट होती गई, वैसे वैसे लोगों को शब्दों का, अक्षरों का और भाषा का ज्ञान होता गया। भाषा को समझने के लिए हमें इन बेसिक एंटिटीज को समझना जरूरी है। इसलिए हम आज इन पे बात करने वाले हैं। साउंड की बात करें तो साउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी होती है वो होती है वोवल साउंड। वोवल साउंड। सेकेंड इसकी जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, साउंड टोटल है 44 जिनको IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बात करें तो ये वोवल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट होते हैं 24। टोटल नंबर ऑफ दीज आर 44। गाइस, साउंड जिसका मीनिंग ध्वनि होता है। अभी जो वोवल साउंड है, साउंड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जैसे साउंड के अंदर हम बात करें तो साउंड में ऐसे कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि मानो हम विदाउट लिपसिंग क्या कुछ बोल सकते हैं? ऐसे कुछ साउंड है जिनकी उत्पत्ति हम बिना लिपसिंग कर सकते हैं।
या सपोज करो आपके जो फ्रंट टीथ है, चार ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, ये ना हो तो क्या हम एट द सेम पॉइंट उसी वजह तरीके से बोल सकते हैं? आई थिंक नो, क्योंकि हम विदाउट टीथ, जो हमारे फ्रंट टीथ तोड़ दिए जाए या मानो बेसिकली नहीं हो और उस वक्त हम बोलने की कोशिश करें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होगा? स्टैम्पिंग, हकलाना, तुतलाना, ऐसी आवाज़ आएगी। या क्या हम जीभ को बाहर निकाल के, हमारा जो टंग है उसको बाहर निकाल के बोल सकते हैं? मुझे लगता है नहीं, तब भी नहीं बोल पाएंगे। शायद आप कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे 2 टंग, एक है टीथ, एक होता है लिप्स और एक होता है, जैसे हम बात करें, थ्रोट। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द साउंड होता है वो यहाँ से निकलता है। आपकी वोवेल साउंड कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है, इनको 2 भागों में क्यों बांटा गया? तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी कॉन्सेप्ट ये होती है, जो साउंड जो कहाँ से निकल रहा हो, थ्रोट से, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कंठ से, जो वोकल कॉर्ड्स हमारे, वोकल कॉर्ड्स, ये इनको वोकल कॉर्ड्स के नाम जाना जाता है, कि वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि प्रतीत होती है या शुरू होती है उसको हम वोवेल साउंड कहते हैं। और जो बिना वोकल कॉर्ड्स के, जैसे लिप्स से बी, आप बोल के देखो, आप बोलेंगे ई, तो वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि है ये क्या हो रही है, इको हो रही है। यहाँ से ये ध्वनि कहाँ है, ये क्या हो रही है, इसका क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे पी, सी, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उसकी जो ध्वनि है वो क्या होती है, उसमें लिप्स की आवश्यकता होती है, मेरी टीथ की आवश्यकता होती है, मेरी टंग की आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से नहीं होती, थ्रोट से। तो जिनकी उत्पत्ति वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से नहीं होती वो कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। और जो यहाँ से बोले जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स से बोले जाते हैं, वो होते हैं वोवेल साउंड। गेट द पॉइंट? हैव यू क्लियर इट? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे, इसका जो दूसरा पार्ट है, साउंड से क्या बने बाद में, जब साउंड बने, साउंड को एक लिखा गया तो उसको क्या किया गया, उसके लिए कहा गया लेटर। दूसरी कौन एंटिटी क्या है टंग की, लेटर्स। लेटर का मीनिंग होता है अक्षर। ठीक है, अब ये जो साउंड थे, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो और चाहे वोवेल साउंड, ये अपने आप में पूर्ण नहीं थे। तो जब लेटर बनाए गए तो लेटर बनाते समय क्या किया गया, बहुत से साउंड ऐसे थे जिनको डबल करके, ठीक है, एक लेटर का निर्माण किया गया, लेटर बनाया गया। तो जब ये टोटल के 44 लेटर कितनी बनाई गई अल्फाबेट में, 26। अब एक चीज हो रहा है, लेटर और अल्फाबेट, here is a minor difference between these two topics, alphabet। अगर मैं आपकी बात कहूं कि लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है, तो सीधा से इसकी सीधी सी परिभाषा है, लेटर वो होते हैं जैसे सी, एफ, के, ए, व्हाटएवर होते हैं, जो सिस्टमेटिक एक इसका सिस्टम होता है, सीरियल पैटर्न में नहीं, सिस्टमेटिक पैटर्न में नहीं, क्या कहलाएंगे, लेटर। अल्फाबेट जो होते हैं यानी 26 लेटर जिनको सिस्टमेटिक पैटर्न में रखा गया हो, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, टोटल जेड तक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अल्फाबेट। गेट द पॉइंट? ठीक है, हम बात करें लेटर्स की, तो लेटर कितने होते हैं, 26। अब हम लेटर की बात करें तो लेटर के अंदर हमारा ये वो कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। लेटर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द सेम कैटेगरी इज हियर वोवेल लेटर। ओके, दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, यहाँ जो वोवेल लेटर है
ए ई आई और यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो होते हैं 21। टोटल कितनी हुई? 5 और 21 26। ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उनमें ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जो बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? बी सी डी एफ, ठीक है, जे, वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा टॉपिक है, इसमें हम साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड टोटल 44 होते हैं। साउंड के बाद बेसिक एंटिटी कौन सी होती है? वर्ड्स, सॉरी लेटर। अब लेटर्स के बाद में इसकी बेसिक एंटिटी क्या होगी वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। क्या मैं इसको रेज कर सकता हूँ? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद इसकी बेसिक एंटिटी थी लेटर। अब लेटर के बाद में क्या होता है? लेटर के बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स किसका निर्माण करते हैं? वर्ड्स का। वर्ड, लेटर के बाद में क्या बनता है? वर्ड, यानी शब्द। शब्द की रचना होती है। शब्द जिसका क्या हो? मीनिंगफुल सेंस। वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a meaningful sense is called a word। एक ऐसा अक्षरों का समूह है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, ठीक है। शब्द तभी कहलाएगा। वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं CAT, ये क्या अपने आप में वर्ड है, ठीक है। इसमें कितने लेटर इंक्लूड है? 3। कौन कौन से? CAT। और इसका क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है। क्या होता है इसका? बिल्ली। ओके, सो ए ग्रुप ऑफ, इसकी परिभाषा देखिए वर्ड की क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड which gives a meaningful sense, that is called a word। okay, words के बाद में क्या होता है? words किसका निर्माण करते हैं? phrase का। किसका निर्माण करते हैं? phrase का। और phrase मिलकर किसका निर्माण करते हैं? phrase कैसे? कोई भी एक्शन है उसके अंदर हम कोई किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उसको क्या बना सकते हैं? phrase। फ्रेज के बाद में इसकी बेसिक एंटिटी होती है क्लोज। क्लोज क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज के बाद में इसकी बेसिक एंटिटी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार इनके इंट्रो क्लास है, तो इंट्रो क्लास में हम इसकी बेसिक एंटिटीज के बारे में जान रहे हैं। इसकी गहराई तक बाद में जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज के बाद में क्या होता है? क्लोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी बेसिक एंटिटीज को फॉलो करना पड़ रहा है। वो बेसिक एंटिटीज ये है कि साउंड, पहले क्या बना? साउंड। साउंड जब क्या हुआ? पहचाना गया, उस साउंड को एक रूप दिया गया, वो है लेटर। और लेटर बने, लेटर से क्या बनाया गया? शब्द का निर्माण हुआ। शब्द से किसका निर्माण हुआ? फ्रेज का निर्माण हुआ। फ्रेज से क्या बनी? क्लोज। और क्लोज से क्या बना? ए सेंटेंस। इसका मतलब एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। आज हमारी जो क्लास है वो इंट्रो क्लास है। ओके, इंट्रो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अब इनकी जो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। सो जैसे वर्ड होता है, इस वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेंटेंस तक पहुंच गई। अब हम बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके लिए हमें इसको समझना जरूरी है, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन होती है, ये इससे बनती है अफिक्सेस से। इसमें कुछ अफिक्सेस होते हैं,
ठीक है। अफिक्सेस जैसे कोई भी रूट वर्ड है, कोई भी रूट वर्ड है उसके अंदर हम कुछ अफिक्सेस ऐड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे पहले लगने वाला क्या होता है, परफिक्स, बाद में लगने वाला क्या होता है, सफिक्स। अब हम बात करें अफिक्सेस की मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है मे और मे नॉट, यानी अफिक्सेस का अर्थ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। कहने मतलब ये है रूट वर्ड। अब हम कोई भी रूट वर्ड लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास वर्ड है काउंट, आपने एक वर्ड लिया काउंट, ठीक है। काउंट का मीनिंग होता है, ये अपने आप में क्या है, वर्ब, जिसका हिंदी में होता है गिनना। इस रूट वर्ड में अगर हम कुछ अफिक्सेस ऐड करें, जैसे हमने यहाँ अफिक्सेस लिया अन, ठीक है, और यहाँ हमने अफिक्सेस लिया एप्पल, तो यहाँ जो अफिक्सेस है वो सफिक्स है, जो बाद में लगने वाला उसको अफिक्स क्या बोलेंगे, सफिक्स, जिसका अर्थ होता है युगे। और यहाँ अफिक्स हमने क्या यूज किया, अन, तो ये अन अफिक्सेस है, इसका कोई अर्थ शाब्दिक अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए मैंने भी क्या कहा आपसे, अफिक्सेस का मीनिंग होता है मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें तो इसका अर्थ निकल रहा है सक्षम, जो कि लाइट, ठीक है, बोले नहीं सक्षम जो कि लाइट, तो यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, मीनिंगफुल सेंस और निकल रहा है, तो मे, और यहाँ नहीं निकल रहा तो क्या बोलेंगे, मे नॉट। गेट इट? क्या होती है वर्ड फॉर्मेशन, इस तरह से हो गया अनकाउंटेबल, तो इसे हमने नया वर्ड बना लिया अनकाउंटेबल, ठीक है। हैप्पी, अनहैप्पी, हेल्प, हेल्पफुल, जो भी अफिक्सेस होंगे उसमें ऐड करके हम क्या करेंगे, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें हमारा आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, एक मेन टॉपिक है, जो नेसेसरी टॉपिक, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ मैं लिखता हूँ सेंटेंस है, इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ ऊपर इसको मैं राइट डाउन करता हूँ। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इनको समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक पॉइंट है, बेसिक टॉपिक है, जो कि शुरुआती टॉपिक है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इनके फंक्शन के अनुसार हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस में उनका कुछ ना कुछ रोल होता है, उनके फंक्शन के अनुसार, उसके काम के अनुसार। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ऑल अबाउट 2 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स एंड प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स, यानी सही शब्दों का सही जगह सिलेक्शन करना, उसका प्लेसमेंट करना, कौन सी जगह कौन सा बताना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड ए ग्रामर, ओके। सो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला बेसिक टॉपिक होता है नाउन। नाउन की बात करें तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो हम अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये होता है कि a noun is a word which is used at the place of the which is used at the place of a place, okay, thing, name, but in short we have here something special. This is called naming word. You can say naming word होते हैं, उन्हें हम ग्रामर कहते हैं। नेमिंग वर्ड में कोई भी नाम हो सकता है। इस यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं जिनको कोई नाम दिया गया है, जिसका कोई नॉमिनेशन है, ठीक है, नामकरण किया गया है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, मार्कर, तो इसको हमने नाम दे रखा है, एक वस्तु है, ओके, इज यूज टू राइट डाउन। ब्लैक की जो व्हाइट बोर्ड है इसको नाम दे रखा है, एक वस्तु है। तो जो भी नाम है उसको हम क्या कहेंगे, नाउन। अब नाउन को समझने के लिए हमें इनकी जो
कॉन्सेप्ट है वो सीखनी है, वो लर्न करनी है, वो एक वे में समझनी है, अंडरस्टैंड करना है ना, रटाफिकेशन नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। नेमिंग वर्ड्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे बेसिकली हम पढ़ेंगे इसको भी यहाँ पे 2 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो विजिबल, ठीक है, विजिबल थिंग्स या विजिबल नेमिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, सदृश्य। और यहां बात करें तो हो गया फील ओनली, सच नेम या सच नाउन विच वी कांट फील, सॉरी विच वी कांट सी एंड टच, जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसे क्या चलेंगे, फील ओनली, फील ओनली नेमिंग वर्ड। और ये विजिबल। अब विजिबल के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी होती है, अभी हम जान लेते हैं। पहला होता है लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग। अब आप सोचते हैं लिविंग बीइंग क्या होता है, सजीव, जितने भी सजीव हैं वो विजिबल कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं। और वो लिविंग बीइंग में कौन आता है, जैसे ह्यूमन आ गए, एनिमल्स आ गए, ओके, और अन्य क्रिएचर आ गए। यहां बात करें सेकंड की विजिबल में, वो आ गए लाइफलेस, लाइफलेस, ये होते हैं निर्जीव। यहां मैं 2 एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो लिविंग बीइंग में आते हैं। और प्लेस और थिंग किसमें आती हैं, लाइफलेस में। अब बात करते हैं फील ओनली। जैसे आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे हो रही है, ऑनेस्टी से। या मानो एंगर, खौफ, जो भी इमोशन है, जितने भी इमोशंस होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फील ओनली कैटेगरी में। और वो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। फील ओनली कैटेगरी कौन से होते हैं, इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, कि जितने भी इमोशंस हैं वो फील ओनली कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे है ऑनेस्टी, ठीक है, ये क्या हुए, फील ओनली कैटेगरी में, समझ में आया, ओके। बाद में आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसको वाइंड अप करने के लिए हमें फिर से यहाँ जाना होगा। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, एंड नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ओके, यू हैव टू लर्न इन दिस वे। सेकंड, नेमिंग वे इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज विजिबल कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी इज फील ओनली कैटेगरी। In visible category there are also 2 categories. First is living being, second is lifeless. In lifeless, place, things are, these things are included, and in living being all the creatures of this universe are included, okay. Second one is feel only, all the emotions, चाहे वो सरप्राइजिंग हो, चाहे वो हैप्पी हो, हैप्पी मोमेंट वाले हो, चाहे वो सैड मोमेंट वाले हो, all the emotions are included in the feel only category. So this is all about noun, okay. इसके kinds हैं, इनकी यूजेज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इनकी जो इंट्रो क्लास है वही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। सो अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट होता है प्रोनाउन। देखो गाइस, ये भी इससे मिलता जुलता पॉइंट है, टॉपिक है प्रोनाउन। बात की प्रोनाउन की, तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के जगह इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इसमें कोई गलत तो है नहीं, हाँ वो होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं प्रोनाउन की। क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यदि
प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं और नाउन के जैसे फंक्शन करते हैं। जैसे प्रोनाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, तो फिर हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि हमने प्रोनाउन बनाए या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया? ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझना होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, राज लाइक्स सिमरन। राज लाइक्स सिमरन, यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है, राज लाइक्स सिमरन। बात करते हैं इस सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो हम याद रखें, राज क्या है? नाउन। लाइक्स क्या है? वर्ब। सिमरन क्या है? नाउन। ओके, और ये किस किस का रोल निभा रहे हैं? जैसे ये यहाँ सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये एक्चुअली वर्ब है। कौन सी वर्ब है? व्हेन वर्ब। ओके, ओके के लिए बोल सकते हैं आप। अब यहाँ बात ये है कि एक नाउन है, वो किसका फंक्शन कर रही है? किसके रूप में फंक्शन कर रही है? एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। और यही काम किसके रहेंगे? प्रोनाउन के रहेंगे। ठीक है, तो फिर नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, राज लाइक्स सिमरन, राज लाइक्स मैंगो, राज इज ए गुड स्टूडेंट, राज। यानी यहाँ 3-4 सेंटेंस हम लिख रहे हैं और सब में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, राज राज राज, यानी जो नाउन है इसकी रिपीटेशन हो रही है। तो साफ जाहिर होता है कि टू रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, और टू रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन वी नीड प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि नाउन की बारंबारता है, उसको कम करने के लिए हमने प्रोनाउन बनाए हैं या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राज क्या है, देखो यहाँ पे हम बहुत से टॉपिक ले लेंगे इसके माध्यम से, इन्हीं टॉपिक से। राज क्या है? नाउन। इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब ही क्या है? थर्ड पर्सन। ओके, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और कौन सा नंबर है? सॉरी, थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। और कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन। तो यहाँ पे हम जेंडर भी पढ़ने वाले हैं, नंबर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे इनके माध्यम से। ही लाइक्स, वह जो कितनी रहेगी? अब यहाँ पे सिमरन, तो रूप क्या आएगा? राज लड़का था, मैस्कुलाइन जेंडर है, सिमरन फेमिनाइन जेंडर है, तो राज का हमने क्या किया? ही। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि राज का ही हो गया तो सिमरन का सी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि देखो राज यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो नाउन का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है? यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस मैस्कुलाइन में क्या होगा? ही होगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। यानी सी का प्रोनाउन क्या होता है ऑब्जेक्ट में? हर। ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। तो हम केसेस के, प्रोनाउन के जो केसेज होंगे, इनकी जो यूजेज होंगे, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार जो क्लास है तो इसमें कितने पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहें कि इसका सी हो तो देख लीजिए, आपकी भी बात पूरी कर देते हैं। सिमरन लाइक्स राज, ये बात रखने के लिए हमने सेंटेंस बनाया, सिमरन लाइक्स राज। अब यहाँ आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। सिमरन क्या है? फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिन, और फेमिनिन में क्या जाएगा? सी, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हो रही, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी। लाइक्स का लाइक्स। अब हमें क्या करना है? ही का ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये क्या है? प्रोनाउन। अब हमें यदि कोई कभी ये पूछे कि प्रोनाउन क्यों बनाए, यदि if a noun can function as a subject, as an object, as a complement of a verb, of
एंड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब एज एन ऑब्जेक्ट, तो फिर हमें नाउन प्रोनाउन की याद क्यों पड़ी? उसका सीधा सा जवाब आपका ये होना चाहिए कि भैया प्रोनाउन होता है वो नाउन की बारंबारता को कम करता है। टू रिड्यूस द repetition of a noun we using pronoun. Okay, क्लियर हो गया तक? इरेज कर दूं चाहे तो आप शूट कर सकते हैं, या फिर साथ साथ आप एक पेन और नोटबुक रखिए, इसके नोट्स बनाते चलिए। अब हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण, और हिंदी में इसकी डेफिनेशन है वो सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इन इंग्लिश यू कैन सी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो नाउन को क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो, उन्हें क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसको समझने के लिए वो एग्जांपल समझना है। ठीक है, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? इंटेलिजेंट। वो क्या है? नाउन। वो क्या है? नाउन। तो ये क्या कर रहा है? राम कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट यानी होशियार है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैं आपको एक एग्जांपल और बताने वाला हूँ। इसका एग्जांपल है राम इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे भी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। राम इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है? राम। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को। राम क्या है? नाउन। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते हो। इसका मतलब एडजेक्टिव के टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ओके, और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसका एंड किससे होता हो? एडजेक्टिव से। ऐसा सेंटेंस जिसका एंड किससे होता हो? एडजेक्टिव से, उसे हम कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है, यदि किसी सेंटेंस का समापन है या एंड है वो किसी एडजेक्टिव से हो रहा है, जैसे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल किसकी विशेष होता रहा है? यू की। यू किसको क्वालिफाई कर रहा है? यू को। यू क्या है? प्रोनाउन। ओके, तो एंड में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और यदि कोई एडजेक्टिव क्या कर रहा है, किसी नाउन से पहले लग के उसके कैरेक्टर को, उसके एट्रीब्यूट को क्या कर रहा हो? क्वालिफाई कर रहा हो। ठीक है, उसके कैरेक्टर को बता रहा हो, उसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे उसे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहने का मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है। ऐसे शब्द जो या ऐसे एडजेक्टिव जो किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे हो और वो क्या कर रहे हो? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ऐसे क्या हो? ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले लग के उसके एट्रीब्यूट को, उसके कैरेक्टर को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को
क्वालिफाई कर रहा हो, इसकी विशेषता बता रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हैव यू क्लियर इट? हैव यू गॉट इट? ओके, सो ये हमारा एडजेक्टिव है। इरेज कर दूं, लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें बाद में लिख रहा है, ठीक है? इसकी जो इसके नोट्स है बाद में या तो साथ साथ लिखते चलो, ठीक है? अगला हमारा चौथा पार्ट है, वो होता है वर्ब। चौथा पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट को कहेंगे वर्ब, ठीक है? अब वर्ब की डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड या एज एन एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड। तो इट्स नॉट कंप्लीट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। डूइंग वर्ड, वर्ब क्या होती है? डूइंग वर्ड और यू कैन से एक्शन वर्ड। बट मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। A verb is not only a doing word or an action word, it is also possessive word. It also expresses possession, state of being. वर्ब का और भी फंक्शन होता है, सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं होती वर्ब, इसका और फंक्शन होता है। ये क्या बताती है? पोजेशन। इसका हिंदी में होता है अधिकार, स्वामित्व है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आपने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए कार, वहाँ पे हैव क्या है? वर्ब। तो वहाँ पे एक्शन हो रही है क्या? आप कह रहे हो कि मेरे पास एक कार है, तो वो आप स्वामित्व जता रहे हो, वो एक अधिकार जता रहे हो। तो इसका मतलब साफ है कि वर्ब क्या काम करती है? एज ए पोजीशन भी और एज ए स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी एक हैपनिंग्स को भी दर्शाती है। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाती है, पोजीशन को भी एक्सप्रेस करती है और एज ए एक्शन वर्ड भी काम करती है, ठीक है? एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, दिस इज नाउन और एज ए ऑब्जेक्ट काम आ रही है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। दिस इज प्रोनाउन, ऐसे दिस इज प्रोनाउन। अब यहाँ हम बात करें कि प्ले है, वो क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। प्ले खेलना, एक्शन हो रही है, काम हो रहा है। एक्शन मतलब काम होना, तो भी आना जाना, खाना, सिंग, डांस, बात, जंप, केस, प्ले, ओके, स्पीक, राइट। तो एक्शन वर्ड है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रही है, तो वर्ब एज एन एक्शन वर्ब भी काम करती है। सेकंड देखो, पोजीशन, आई हैव ए बॉल। अब आप खेलते हैं, आपके पास एक बॉल है, तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पे आप बता रहे हैं पोजीशन, कि आपके पास एक बॉल है, तो इट इज ए पजेसिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? पजेसिव वर्ब, ठीक है? तो वर्ब है वो एज ए पजेसिव वर्ब भी काम में आती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। आपने कहा आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर। यहाँ पे एम है, वो क्या है? बी वर्ब है, और ये स्टेट बता रही है आपका, ये आपके अवस्था बता रही है, स्टेट बता रही है कि आप क्या है, प्रोफेशन बता रही है, व्हाट यू आर व्हेन यू से आई एम ए प्लेयर। ओके, सो दिस इज स्टेटिव वर्ब। इसको हम स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाली वर्ब कौन सी होती है? स्टेटिव वर्ब। ये स्टेटिव वर्ब है और ये आपका स्टेट बता रही है, ठीक है, आप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समवन, ओके, एंड आपने किसी ने पूछा कि वो कौन है, मैंने कहा ही इज माय ब्रदर। देन व्हाट यू आर टेलिंग? यू आर टेलिंग द रिलेशन बिटवीन हिम और यू, ही इज माय ब्रदर। सो स्टेटिव वर्ब कहलाती है, इसे हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, हैव यू क्लियर इट? नेक्स्ट बात करते हैं
अगला क्वेश्चन होता है हमारा पांचवा, जिसकी हम बात करेंगे एडवर्ब। पांचवा पॉइंट क्या है? एडवर्ब। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब an adverb is a word which qualifies a verb. That is right. यानी एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई स्पीक लाउडली, आई स्पीक लाउडली। स्पीक क्या है यहाँ पे? वर्ब। लाउडली क्या है? एडवर्ब। कैसे पता चला? जैसे ही कह रहा है कि आई स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोलता हूँ, तो कैसे बोलता हूँ? जोर से। तो लाउडली किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्पीक को। और स्पीक क्या है? वर्ब। तो ऐसे शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। गेट द पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कंजंक्शन। बहुत से लोग इसको कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एडिंग वर्ड या जॉइनिंग वर्ड कह सकते हैं आप इसको। क्या बोलेंगे? जॉइनिंग, सॉरी जॉइनिंग वर्ड। ये क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड को जानते हो? यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं राम एंड श्याम वर माय फ्रेंड्स। राम एंड श्याम वर माय फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या थे? मेरे मित्र थे। यहाँ पे एंड क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन क्या काम कर रहा है? दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कौन सी फॉर्म यूज की है? प्लूरल। यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड, क्योंकि ये दो जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको एडिंग वर्ड्स या जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है। आइदर और है, नीदर और है, बहुत से वर्ड होते हैं ऐसे। ये कंजंक्शन का काम, नॉट सो दैट है, टू है, कंजंक्शन काम करेंगे। तो ये कंजंक्शन वर्ड क्या होते हैं? कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इरेज कर देता हूँ इसको। अगला हमारा जो पॉइंट है वो होगा प्रीपोजिशन। सातवां पॉइंट क्या है? प्री, जो इससे रिलेटेड है, जो कंजंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, वो हमारा प्रीपोजिशन। हमने ये सिस्टमेटिक क्यों उतार रखा है? देखो, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड कौन है? एडजेक्टिव। वर्ब से रिलेटेड कौन है? एडवर्ब। कंजंक्शन से रिलेटेड कौन है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये होता है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड इन्हें रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किस सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उस सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। These are the relating words. A preposition is a relating word which specify या which relate its relation between other noun or pronoun in the sentence. Okay, यहाँ बात करते हैं for example Ram went to Sham. राम went to श्याम। यहाँ श्याम क्या है? नाउन। राम क्या है? नाउन। went क्या है? वर्ब। तो प्रीपोजिशन कौन सा हुआ? टू। टू क्या है? प्रीपोजिशन। आप देखिए राम went to श्याम, अगर हम इसमें टू को लेफ्ट कर दें तो अब इस सेंटेंस को आप रीड आउट करें, राम went श्याम। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नो, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यहाँ हमने क्या यूज किया? टू, और टू
क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है इसका, राम का। राम कहाँ गया, श्याम के पास। किसके पास गया, श्याम के पास। तो ये रिलेट कर रहा है एक नाउन को उसी सेंटेंस में दूसरी नाउन और एक प्रोनाउन से। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन है कि रिलेटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से इतना रिलेशन बताते हैं। गेट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देता हूं, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस पेज इज इंटरजेक्शन। एक टॉपिक और मिस हो रहा है ना, वो है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे देखा जाए स्कूल लेवल पे देखा जाए तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 2019 में अभी सीडीएस की एग्जाम हुई थी, इसमें इसके बेस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टॉपिक से बेस कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। और इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हमारे सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सपोज करो आप फोन पे बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं बोलते हैं वैसे तो क्या है, क्या नाउन है, इसे बोलते ना। ये बेसिकली बहुत सारे बोलते हैं, फोन पे हैं, फोन कॉलिंग पे हैं, फोन सुन रहे हैं और हमको हमें कुछ कह रहा है, हम बोलते हैं तो ये है, ये क्या नाउन है, नो। प्रोनाउन है, नो। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। कि क्या है, इंटरजेक्शन। ये क्या फील कर रहा है, ये आपके इमोशन को बता रहा है, इमोशन है, फीलिंग है, वो बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो आपकी फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं उन्हें, इंटरजेक्शन। जैसे ये अलग अलग काइंड्स होते हैं, सरप्राइज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हैप्पी मोमेंट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सैड मोमेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन। गेट द पॉइंट। सो दीज आर द एड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी क्लैरिटी है, ये सिर्फ इंट्रो क्लास थी आज की हमारी। आज हमने इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज होगी। जैसे हमारा कल की हमारी क्लास होगी वो नाउन पे बेस होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्रेस द बेल आइकन and subscribe my channel, okay, for upcoming videos.